चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 11 राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत विषय का पाठ 2 स्वतंत्रता सुनेंगे। डाइट जयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है प्रीति मीणा जी द्वारा और समीक्षा की है डॉक्टर मुनमुन शर्मा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम राजनीति सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने अन्य समूहों का शोषण किया, उन्हें अपने आधिपत्य में रखा। ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के उदाहरण भी इतिहास प्रस्तुत करता है। ये संघर्ष स्वतंत्रता के लिए लोगों की इस आकांक्षा को दर्शाते हैं कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। बच्चों, 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन, अलगाववादी नीतियों, विभिन्न अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष था। स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरों में बिताए। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में एक नाम आंग सान सू की का भी है। आंग सान सू की के लिए महात्मा गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सू की को म्यांमार में उनके घर पर नज़रबंद करके रखा गया था। इन्होंने अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखा। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर अर्थात भय से मुक्ति है। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की भांति स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति हमारे राष्ट्रीय संघर्षों में देखी जा सकती है। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ स्वयं का शासन भी हो सकता है और स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक दृष्टि से एक मूल्य है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा को प्रेरित किया। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है, जिसे गांधी जी ने हिंद स्वराज में प्रकट किया। हिंद स्वराज के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, अपितु ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को स्वयं से वंचित करती है। स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का एक पहलू प्रतिबंधों का नहीं होना है। इसका अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता हो और वह कर भी सकता हो तो उसे रोका नहीं जाए। स्वतंत्रता मानव अस्तित्व का एक गुण है। स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है जिसमें मनुष्य स्वयं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में समर्थ होता है और उस पर बाहर से ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगे जो उसे अपने जीवन को मनचाहा रूप देने से रोकते हैं। स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। स्वतंत्रता होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करता है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। यह स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू को व्यक्त करता है। प्रतिबंधों के अभाव में बलवान निर्बल को और धनवान निर्धन को सताएगा।
निर्बल और निर्धन की सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर प्रतिबंध लगाना होगा। निर्बल को सुरक्षा प्रदान करनी होगी, निर्धन की आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी। यहीं से सकारात्मक स्वतंत्रता की मांग शुरू होती है। कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के ठोस प्रयत्न किए जाएं, ताकि सबको अपने सुख के साधन जुटाने का उपयुक्त अवसर मिल सके। अतः सकारात्मक स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में असमर्थ हो तो राज्य उसकी इस असमर्थता को दूर करने हेतु ठोस कार्रवाई करे। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक नियम आवश्यक हैं, कौन से प्रतिबंध न्यायोचित हैं। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए। यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती है और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है जिनमें हम अपना विकास कर सकें। प्यारे बच्चों, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लगा सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा लगाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो आवश्यकता है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मत मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले समाज के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम सबको छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। पार्किंग में जगह के लिए झगड़ना, मकान जमीन के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष व हिंसा का कारण बन जाते हैं। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास नहीं करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछित लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी भिन्नता पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। ऐसे में यह तय करना ज़रूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। बच्चों, 19वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में इस मुद्दे को बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीति सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। मिल का कथन है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा।
मिल ने स्व संबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर बताया। स्व संबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि पर संबंध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्व संबंध कार्य और निर्णय वे विषय में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। क्योंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ से संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डालें या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाएं। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बावजूद नहीं माने, तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वे समुचित हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। बच्चों, हमने 2 आयामों की चर्चा की, बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति जो बनना या करना चाहे वह बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। चिरसम्मत उदारवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या को प्रमुखता दी जाती है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। आधुनिक उदारवाद ने व्यक्ति और समूहों की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। जिस प्रकार एक पुष्प को पूर्ण विकसित होने के लिए उपजाऊ मिट्टी, सूरज की रोशनी, पर्याप्त पानी और नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थनकारी सकारात्मक स्थितियों की आवश्यकता होती है। अर्थात व्यक्ति का विकास गरीबी या बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में
भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए। शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक अन्य अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करता है जो व्यक्ति के विकास को पथ पर अग्रसर कर सके। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुतम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। J.S. मिल ने सबल तर्क दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, J.S. मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी में लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों। मिल लिखते हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही विचारों के उदय में बहुमूल्य योगदान दे सकता है। हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था, बाद में वही विचार सत्य पाए गए। किसी फिल्म या किताब पर प्रतिबंध लगाना अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि यह तात्कालिक मांग को तो पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिबंध कभी नहीं लगाया जाए। प्यारे बच्चों, अब आपने महसूस किया होगा कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। स्वयं की स्वतंत्रता के साथ साथ अन्य व्यक्ति या समाज की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा। स्वयं एवं समाज को होने वाले लाभ व हानि के विषय में सोचते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने होंगे। समाज में स्वतंत्रता के सार्थक प्रयोग के लिए यह जरूरी है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक न बने। सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न आवश्यक प्रतिबंध लगा दिए जाए। बच्चों, शिक्षिका ने हमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया और हमने ये भी जाना हम अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, पर हम ऐसा संविधान के दायरे में रहकर ही कर सकते हैं। आपने ऐसी गतिविधियां देखी भी होंगी जहां अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने में समाज में एक टेंशन पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण होते हैं? उनके बारे में आप सोचना। इस पाठ को खुद भी पढ़ने का प्रयास करना और मुख्य बिंदु कॉपी में लिखना।